हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका 12th फिजिक्स है उसमें आपका सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा। तो इन दोनों चैप्टर से मैंने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। ठीक है, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, यानी कि आप सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर लगभग पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर जो हमारा एग्जाम हो और उसमें एक क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा चैप्टर 2 का, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। ठीक है, उसके बाद में जो तीनों क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 3 के होंगे, क्योंकि चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? यानी कि क्या यह संभव है कि कोई बिंदु है उस पर वैद्युत विभव जो है वो 0, ठीक है, लेकिन जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो वो 0 ना हो। ठीक है, 0 ना हो, क्या यह संभव है? तो हाँ, ये संभव है। कहाँ? देखिए, ये आप लोग लिखिए हाँ, इसका सही आंसर होगा हाँ, यानी कि यह संभव है। लेकिन कहाँ संभव है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की उदाहरण के लिए आप लिखिए यहां पर। ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जब हम वैद्युत विभव निकाल रहे थे तो कितना आया था? 0 आया था। ठीक है, तो वही यहां पर संभव है कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। हाँ, यह संभव है। कहां? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ये संभव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, यानी कि जो आपका अनुगमन वेग है उसको हम अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, 2 नामों से जानते हैं। एवं श्रांति काल में संबंध आपको लिखना है, जो श्रांति काल होता है टाउ। ठीक है, इन दोनों में संबंध लिखना है, और जो कुछ उस सूत्र में है उनको आपको अर्थ भी लिखना है, यानी कि ये क्या है, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी आपको लिखना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अपवाह वेग। अपवाह वेग, अब बताइए अपवाह वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? सभी को पता है, मैं पहले बता चुका हूं, स्मॉल v इंटू डी, स्मॉल बी डी। ठीक है, इंटू नहीं, स्मॉल वी डी। ठीक है, तो वी डी से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। इसका फार्मूला होता है ईवी टाउ। ठीक है, ईवी टाउ अपान एम एल, अपान एम एल, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए, यही फार्मूला है अपवाह वेग तथा श्रांति काल में जो संबंध होता है वो यही फार्मूला दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, वीडी क्या है आपका? अपवाह वेग है। टाउ क्या है? ये श्रांति काल है। तो देखिए, इन दोनों में संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र है वो यही है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि जो ये सब दिए गए हैं ये सब हैं क्या? तो ई तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। वी क्या है? वी क्या है बताइए? तो वी है तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, ये आपका वी है। उसके बाद में देखिए, यहां पर एक चीज आता है टाउ। टाउ क्या है? तो टाउ मैंने आपको बताया श्रांति काल है, तो इसको लिख देते हैं श्रांति काल, श्रांति काल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संकेत जो है वो है एम। एम क्या है? स्मॉल एम, तो इसको भी, इसका भी नाम लिख देते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू है आपका ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी एक चीज और बचता है, उसको भी लिख देते हैं। एल क्या है? एल जो है, चूंकि हम धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध देख रहे हैं, तो धातु की कोई लंबाई तो होगी, तो हम लिखते हैं धात्विक तार की लंबाई।
धात्विक तार की लंबाई। ठीक है, तो यही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और श्रांति काल में संबंध का सूत्र। ठीक है, Vd इक्वल टू EV टाउ अपान ml, जहां E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है तार के सिरों के बीच विभवांतर, टाउ है श्रांति काल, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और L है धात्विक तार की लंबाई। समझ में आया? अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है, सिर्फ यहां पर यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि श्रांति काल में अगर हम ताप दें, श्रांति काल को ताप दें या ताप बढ़ाएं किसी धातु का, तो श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बता देखते हैं। ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल, ठीक है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रभाव है, यानी कि ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो अगर आप लोग ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल कम हो जाएगा, अगर आप ताप घटाएंगे तो श्रांति काल अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही इन दोनों में संबंध है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहले आप डेफिनेशन समझिए तब सूत्र समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप समझ रहे हैं टॉपिक, उसको डीपली समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ मात्रक और सूत्र में बता दूं तो आपको कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन के साथ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लिखता हूं, आप लोग साथ में लिखते चलिए। देखिए किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, आप लोग और अच्छे से राइटिंग से लिखने का प्रयास कीजिए तो एग्जाम में आए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि आप सिंपली कहना चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का इंग्लिश क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका फार्मूला। पहले ये समझिए इसको डिनोट किससे करते हैं। तो इसे हम लोग, यानी कि विशिष्ट चालकता को हम डिनोट करते हैं किससे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा का फार्मूला क्या होगा, तो सिग्मा इक्वल टू 1/, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो यहां पर हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये आपका फार्मूला किसका होगा, विशिष्ट चालकता का। ठीक है, तो समझ में आया। एक बार डेफिनेशन फिर से समझिए। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, क्या, रो। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है। देखिए सिग्मा और रो आपस में ये व्युत्क्रम है, 1/, है। ठीक है, यानी कि अगर आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है इसका मान बढ़ता है तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, अगर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है तो ये घटेगा, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है। अब इसका मात्रक देखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मोहोमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, मोहोमीटर इनवर्स होती है।
ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक मोह मीटर इनवर्स होती है या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, सूत्र और मात्रक। तो इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ समझा। देखिए चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पढ़िए, रेगुलर तैयारी कीजिए, आप लोग चैप्टर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि जी जब आप ये सब करेंगे तो आपका फिजिक्स अच्छे से तैयार हो पाएगा। क्योंकि फिजिक्स आपको पता है कि कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, फार्मूला, ठीक है, ये सब डेरिवेशन, तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें।